नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं कट ऑफ की बात करूंगा। अभी 2 दिन पहले 68th प्रीलिम्स ख़त्म हुआ है और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेरीज आ रही है कि कट ऑफ कितना रहने वाला है और क्या कट ऑफ पिछले बार इतना ही जाएगा या फिर इस बार कितना रहेगा। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले तो कट ऑफ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर देखें तो सबसे भी हिसाब से तो बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही होता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा था। मतलब इसको आराम से 80% वेटेज तो यही भी होता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा था। इसमें दो तरह की बातें होती हैं, तो क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल और क्वेश्चन पेपर का नेचर। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मैंने खुद भी क्वेश्चन देखा है, मैंने यहाँ पे आंसर की भी अपलोड किया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मैं 63rd से मतलब 67 तक क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहा हूँ और 68 भी मैंने किया जो परसों एग्ज़ाम हुआ। तो एक बात तो तय है कि लोग पता नहीं जो भी बोल रहे हैं, लेकिन पेपर टफ़र दैन प्रीवियस टाइम्स था। चाहे वो साइंस की बात हो, साइंस बिल्कुल अलग था, साइंस का लेवल टफ था और करेंट अफेयर्स भी थोड़े अलग से थे, तो इसका भी लेवल टफ था। हिस्ट्री काइंड ऑफ सेम था, लेकिन हिस्ट्री भी वैसा नहीं था जितना मतलब 66 या 67 जैसा हिस्ट्री आसान तो नहीं ही था। या फिर बात करें इकोनॉमिक्स की, फिर से इन लोगों ने रैंडम डेटा कुछ कुछ पूछा था। या बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी भी उतना आसान नहीं था। मतलब ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफर था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम्स, ठीक ना। और एक चीज़ और जो काफ़ी सारे लोग मिस कर रहे हैं कि अगर हम बात करें मैथमेटिक्स वाले सेक्शन की, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, इस बार रीजनिंग आ गया। इससे पहले रीजनिंग 60-62 में अपीयर हुआ था और इस बार फिर से रीजनिंग क्वेश्चन पेपर में था, काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी सालों के बाद। और इसकी वजह से मैथमेटिक्स के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 66 या 67 में तो 10 के 10 आराम से बनने लायक थे, लेकिन 68th में अगर किसी का 5 भी बन रहा हो तो काफ़ी बड़ी बात थी। मतलब 5-6 तो बन रहा था, उसके बाद लोगों ने 4 में तो मोस्टली लोगों ने तुक्के ही लगाए हैं, ठीक ना। तो ये तो डिफ़िकल्टी लेवल था कि ओवरऑल हर सेक्शन में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा था, चाहे वो पॉलिटी ही क्यों ना हो, साइंस ही क्यों ना हो। साइंस में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा था, बिल्कुल भी उस तरह के क्वेश्चंस नहीं थे जैसा बीपीएससी पूछा करती है। और हिस्ट्री में थोड़ा बढ़ा था, और बट ज्योग्राफी में भी ज़्यादा बढ़ा था। इकोनॉमिक्स में भी दे आर आस्किंग एनी थिंग नाउ डेज। करंट अफेयर्स भी थोड़ा अलग था, बिहार स्पेशल की चीज़ें भी थोड़ी अलग थी। तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा तो डिफ़िकल्ट था। ऐसा बोला जाए कि अगर पिछली बार का डिफ़िकल्टी लेवल, अगर 67 का डिफ़िकल्टी लेवल 3/10 था, तो इस बार आराम से 7/10 तो था ही। मतलब 3/10 तो नहीं था। मतलब अगर बात करें पिछले बार अगर 5/10 था, इस बार आराम से 7/10 था, 7-8, ठीक ना। अब बात करते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर की, ये क्या है, ये डिफ़िकल्टी लेवल से अलग क्यों है। क्वेश्चंस बिल्कुल उस तरह के नहीं थे जो, एक तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा बढ़ा था। और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ना ये होता है कि क्वेश्चन सेम तरह के हों और थोड़ा टफर फैक्चुअल्स क्वेश्चंस पूछ दिए जाएँ। लेकिन बीपीएससी ने इस बार थोड़ा वैसा नहीं किया, थोड़ा क्वेश्चन के नेचर में भी चेंज था। बीपीएससी जिस तरह से ट्रेडिशनली क्वेश्चन ये क्वेश्चंस पूछती आई है, वैसे क्वेश्चंस ऑब्वियसली नहीं थे। तो इसलिए, और जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उसके प्रिपरेशन में क्वेश्चन लेवल के पैटर्न में थोड़ा भी बदलाव होता है, तो ऑब्वियसली वो, अगर वो आसान क्वेश्चन ही क्यों ना हो बाकी एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी के जो साइंस के जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं अगर एसएससी के लेवल से देखा जाए तो काइंड ऑफ आसान थे, लेकिन बीपीएससी में उस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते थे। तो अगर किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अगर चेंज होता है तो वो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाता ही है, नो मैटर वो स्टैंड एलोन किस तरह का क्वेश्चन हो, क्योंकि हर क्वेश्चन हर किसी इंसान के लिए अपना अलग होता है, किसी के लिए आसान, किसी के लिए टफ होता है, लेकिन वो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाता है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। ज़्यादा तो नहीं थी, 0.25 थी, बट स्टिल इससे पहले लोग 150 में 150 करते आए थे, और इस वजह से लोगों का 10 नंबर तो ऐसे ही कम हो जाएगा, मतलब नो डाउट इन डैट।
अगर माइट भी अगर 1/3 होता तो माइट भी 15 से 20 नंबर कम हो सकता था, लेकिन 0.25 ज़्यादा और कम भी नहीं, मतलब मेरे हिसाब से 0.33 होना चाहिए था। लेकिन निगेटिव मार्किंग पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था और ये 0.25 था, और ये भी कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालेगा। तीसरा पॉइंट है एक्सपोजर टू द निगेटिव मार्किंग। अब ये चीज़ क्या है, मैंने इन दोनों को अलग क्यों लिखा है। बात है निगेटिव मार्किंग तो थी ही, वो तो इंट्रोड्यूस कर ही दी गई, और ये तो बच्चों के मार्क्स ओवरऑल 10 से 12 नंबर ऐसे ही कम करवा देगी। लेकिन बात है कि बीपीएससी की प्रिपरेशन जितने बच्चे आज तक करते आए थे और जिनको अलग एग्ज़ाम्स का एक्सपोजर नहीं रहा है पिछले कुछ सालों में, या फिर कुछ ऐसे एग्ज़ाम में नहीं बैठती हैं, फिर उनका बीपीएससी ही सोल फोकस होता है, तो उनको आइडिया नहीं लग रहा था कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। मैंने काफ़ी लोगों से बात की तो कुछ लोगों ने बहुत कम किए, मतलब जिन लोगों को ज़्यादा करने थे उन्होंने कम कर दिए, और जिन लोगों को कम करने थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिए। अगर आपको 60 क्वेश्चन याद हो तो आपको मतलब 60 ही को लेके श्योर हैं, या फिर तो आपको आराम से 130-140 तो कर देना चाहिए अटेम्प्ट, या फिर आप 40 को लेके श्योर हैं तो आप 100-110 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। यही सब बात थी कि लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ पर रुकना है, और ये ओवरऑल मेरे हिसाब से मार्क्स में 2 से 3 नंबर डिक्रीज़ करता है। एक और बहुत बड़ा कैच ऑप्शन डी और ई, जो पहले 60-62 में एक और जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था कि एक ऑप्शन ई रहेगा, जो पता नहीं क्यों ही होता है, लेकिन ठीक है तो है। ऑप्शन डी और ई को अलग कर दिया गया। डी था नन ऑफ द एबव और ई था शायद मोर देन वन, या फिर जो भी था। और इस बार जैसे कि 60 से लेके 67 तक की बात करें तो वो ऑप्शन मोस्टली डॉर्मेंट होते थे, मतलब आंसर की में उसका उतना यूज़ नहीं होता था। बीपीएस उसको मेनली रखती थी अपने कंट्रोवर्सीज को माइट भी ख़त्म करने के लिए। हाँ, 150 में मैक्सिमम 10 में ही दिखते थे, और ऑन एवरेज 5 से 7 ही था। तो इफेक्टिवली आपके पास 4 ही ऑप्शन तब भी होते थे, पाँचवा था जो 5-6 क्वेश्चन में दिख जाता था, ऑप्शन ई। लेकिन इस बार ऑप्शन डी और ई थे, तो इफेक्टिवली तो आपके पास 3 ऑप्शन थे जो कि माइट भी 110 से 115 क्वेश्चन में थे। लेकिन इस बार ऑप्शन डी और ई काइंड ऑफ एक्टिव था पहले के मुकाबले, और मैंने खुद सॉल्व किया तो मेरे हिसाब से आराम से 30 दोनों मिला के तो डी शायद 25 से 30 आया ही है। हाँ, मतलब 20 से ज़्यादा ही है, तो इस बार ज़्यादा एक्टिव तो इफेक्टिवली आपका, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी था कुछ क्वेश्चंस। तो इस बार इफेक्टिवली आपका 5 ऑप्शन ही था। ऐसे तो लोग बोलने वाले 3 बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 5 था, क्योंकि 2 अलग अलग ऑप्शन देने से लोगों का दिमाग ज़्यादा डी और ई पे जा भी रहा था। और पहले तो लोग बस ई को ऐसे देखते थे कि कुछ नहीं हो रहा है तो ई लगा दो, है ना। और ऑप्शन डी अलग रहने से ऐसा नहीं कि तुक्का मारने में ज़्यादा आसानी हुई। लोग अगर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि 1/3 सही होने का चांस ज़्यादा है, लेकिन बात है ये 25-30 आंसर आए हैं ये डी और ये किस क्वेश्चन में आपको नहीं पता, मतलब जब सॉल्व करें तो आपको नहीं पता ना इसका भी डी या इसका भी ई हो सकता है। तो इस हिसाब से ओवरऑल इफेक्टिवली आपके पास 5 ऑप्शंस हो जा रहे थे, तो ये भी काफ़ी बड़ा फैक्टर है, ठीक ना। और ये 5 से 7 तो स्मॉल फैक्टर्स होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इस बार 324 वैकेंसीज थी। मैं आपको बता दूं कि इससे बाद जो 63rd बीपीएससी हुआ था उसमें भी 335 वैकेंसीज थी, और 64th में भी जो अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, अराउंड मेरे हिसाब से 1500 वैकेंसीज थी, और दोनों में जनरल का कट ऑफ एग्जैक्टली 97 ही था। तो ये रोल प्ले करता है, बट आई डोंट थिंक कि ज़्यादा रोल प्ले करता है ये, कि वैकेंसी बहुत कम, मतलब वैसे तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए ना पिछली बार के मुकाबले, या फिर जो भी हो, क्योंकि वैकेंसी बीपीएससी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट की है पिछले कुछ सालों में। और अगर 66 और 67 को छोड़ दिया जाए तो कट ऑफ उस रेंज में फ्लक्चुएट नहीं किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसको मैं 2 से 3% वेटेज ही देता हूँ। और टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इस बार 67 के मुकाबले कम थे। एग्ज़ाम मैंने न्यूज़पेपर में देखा था कि टोटल 80% अटेंडेंस था, तो अराउंड 3 लाख समथिंग लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता, लोग ऐसे भी भीड़ बढ़ाने ही आते हैं, जिनको एग्ज़ाम निकालने आएगा वो एग्ज़ाम देंगे ही, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता, ये सब ज़्यादा कंसिडर नहीं करना चाहिए। और ये क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस भी मैंने एक ऐसे लिख दिया है, क्योंकि मतलब जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सब एस्पिरेंट्स की क्वालिटी क्या थी, किस तरह के बच्चे थे वो। तो जैसे मैं देखा था कि 67 तक में बहुत बड़ा ईफोरिया क्रिएट था कि इस बार 90 एचडीसीज की पोस्ट है, और ये है वो है, तो बहुत बड़े स्केल पे बाहर से बच्चे आए थे। और इस बार 68 तो माइट भी, अब मैं उस प्रोसेस को इतना फॉलो नहीं करता हूँगा, ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन 68 में काइंड ऑफ उस काइंड का ईफोरिया क्रिएट नहीं था। और मतलब ओवरऑल क्वालिटी
क्या पता पहले जैसे ही रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा तो बच्चों की क्वालिटी पहले से थोड़ा तो डिग्रेड हुई होगी ओवरऑल। और उस दिन जैसा सुनने में आया कि 2 एग्ज़ाम्स और थे, और ये सब बहुत माइनर फैक्टर होता है, और थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, लेकिन मेन तो फैक्टर मेरे हिसाब से इस बार जो फैक्टर नंबर 1 से 4 तक है वही होगा, है ना। 1 से 4 तक में जो है, बाकी 5 6 7 ऐसे ही हैं। तो इन सब फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए मेरे हिसाब से जितना कट ऑफ जाएगा वो मैंने किया है प्रेडिक्ट। और हाँ, मैंने इस बहुत सारे पिछले 2 दिनों से इसी इसी वजह से मैं वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से बात की है जो पिछली बार सेलेक्टेड थे, जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, या फिर जो बहुत बार मेंस लिख चुके हैं, या फिर कुछ लोग जो प्रीलिम्स एक्सपर्ट होते हैं कि प्रीलिम्स तो निकाल ही लेते हैं। तो ऐसे मैंने काफ़ी लोगों से बात की है कि उनका कितना मार्क्स आ रहा है और कैसा था उनका पेपर। तो इन्हीं सब बेसिस पे मैंने अपना कुछ कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है, जो मतलब सही हो भी सकता है और नहीं भी सही हो सकता है, लेकिन 67 पे मैंने कुछ लोगों को बताया था कि 111 112 जाएगा, और 113 गया भी था। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ प्रिडिक्ट कर मतलब माइट भी सही हो भी सकता है। बाकी आप लोग देख लीजिए जो मैंने कट ऑफ किया है प्रिडिक्ट। सबसे पहले तो अनरिजर्व कैटेगरी 89 to 91 तक कट ऑफ जाएगा ये, मतलब मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से। अनरिजर्व फीमेल 84 to 86, BC 85 to 87, BC फीमेल 81 to 83। और मैंने मार्जिन बस दो ही मतलब तीन मतलब 2 ही मार्क्स का रखा है मार्जिन। वैसे कट ऑफ प्रिडिक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप 90 से 95 बोल दें, क्योंकि इतना तो सबको पता है। मतलब आप ऐसे बोलने का 80 से 90 ही बोल देंगे, आपका सही होना ही है। तो जब आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो अपने रेंजेस कम रखिए, सॉरी मैं मार्जिन ही रेंज बोलना चाहिए था। जब आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो अपने रेंज कम रखिए। तो मेरा टोटल 2 ही मार्क्स का रेंज है, या टोटल 3 मार्क्स हैं किसी भी कट ऑफ में। तो आगे देख लीजिए, EWS 85 to 87 और EWS फीमेल 81 to 83, EBC 82 to 85, EBC फीमेल 79 to 81, SC 78 to 80, SC फीमेल 72 to 74, ST 76 to 78, ST फीमेल 74 to 76, BCL। इस कैटेगरी के बारे में बता दूं, ये हाई कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से एक आरक्षण दिया हुआ है 3%। और लोग इसमें ये कंफ्यूज करते हैं कि बस ये EBC और BC वालों के लिए। एक्चुअली ये कैटेगरी BC, EBC और SC ST चारों कैटेगरी की फीमेल्स के लिए हैं। BCL कैटेगरी इसका 80 to 81, और अंत में ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर्स 80 to 82। मैंने दिव्यांग जनों का कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो उनका भी अराउंड मतलब मेरे हिसाब से इस रेंज में होगा, जो उसमें भी 3 4 कैटेगरी अलग अलग होती हैं, या उससे भी मतलब कम भी हो सकता है 60। उसमें बहुत कुछ भी हो जाता है कि कितना भी कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से इतना ही कट ऑफ रहेगा। बाकी तो BPSC जाने और उसका आंसर की जाने। और अगर आप लोगों ने आंसर की मैच नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे आंसर की एक लिंक दिया हुआ है। ऑब्वियसली उसमें BPSC कुछ ना कुछ तो चेंज करेगी ही। मुझे ही अपने 2 3 आंसर मुझे लग रहा है, जब मैं उसको दोबारा देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि माइट ये सब चेंज कर दे, बट स्टिल एक आइडिया होने के लिए आप मैच कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो ठीक है, अपनी मन की शांति के आराम से BPSC की का इंतज़ार कीजिए। और थैंक यू।